बच्चों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th के एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे इस बार पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। और आप सभी का रिक्वेस्ट था, हम देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर वाइज हमने कर लिए हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के एसएसटी के भी हमने कर लिए, इंग्लिश के भी कर लिए, हिंदी के भी कर लिए, मैथ के भी कर लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, यानी कि चैनल में आप जाके देख सकते हैं वीडियोस में। या आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप व्हाट्सअप से भी हमसे संपर्क कर देते हैं, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चों एसएसटी का जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं ये सिर्फ एक चैप्टर से रिलेटेड होगा, वो होगा आपके चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है। ये आपके चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है, ध्यान से क्वेश्चन को सारे देखिएगा, ठीक है। इसके पीछे बहुत मेहनत की गई है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपना कमेंट करके बताएंगे जरूर कि ऐसा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। दूसरी बात बच्चों, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत सारी हो सकती हैं, आपको मात्राएं की मिलेंगी, क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत समस्याएं हो रही थी, तो उसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी चाहता हूं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी, बहुत कम ही मिलेंगी, क्योंकि मात्राएं लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैं आपको ये बातें सबसे पहले ही बता दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, जितने भी ये क्वेश्चन है ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए और इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात बच्चों, देखिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं आपके में ना, तो एक बार इतने बड़े अमाउंट में बहुविकल्पीय प्रश्न का आना हम लोग के लिए भी थोड़ा सा आश्चर्यजनक हो जाता है, जहां पर बहुविकल्पीय प्रश्न खोज के निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो उतना मैं नहीं कहूँगा कि बस इसी में से आएगा, ये बात मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट यही है। देखिए मैं हर बात आपको एकदम क्लियर बताता चल रहा हूँ। जो मैंने जैसे फिजिक्स में बोला था भैया 100% आएगा, इंग्लिश में बोला कि 100% इसी में से आएगा, मैथ में बोला 100% इसी में से आएगा, केमिस्ट्री में बोला, फिजिक्स में बोला, लेकिन देखिए बायो में नहीं बोला, क्योंकि बायो में बाहर से क्वेश्चन आते हैं। वैसे इसी में भी देखिए हिस्ट्री में अगर बात की जाए तो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय पहली बार आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि इसी में से बस आए। हाँ, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए, बिस्मार्क की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, ठीक है। मैं इसलिए देखिए क्लियर कर देता हूँ ना कि मुझे अपने सब्सक्राइबर व्यू से मतलब नहीं है, मुझे आपके भविष्य से मतलब है। आप अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे ये सारे क्वेश्चन में अगर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे हैं ना बस इसी को पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ कि भैया इंपॉर्टेंट पढ़ो, तो बस इसी को पढ़ते हैं। इसी को पढ़ के जब एग्जाम में वो जाएंगे, नहीं आएगा तो बताइए कितनी बुरी बात होगी। तो इसलिए मैं उनको क्लियर कर देता हूँ कि भाई देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इनको पढ़ना, इसके बाद भी कुछ चीज़ें पढ़ना तुम, और जो कहता हूँ बस यही पढ़ो तो उसमें बस यही पढ़ो, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसलिए मैं आपको क्लियर किया रहता हूँ। बिस्मार्क की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, ये देखिए आपके प्रीवियस ईयर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस प्रसा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपको बातें ध्यान रखनी होगी कि जो बिस्मार्क है इसका संबंध आप हम सभी जानते हैं कि सर जो इसका संबंध है वो कहाँ से है, सर वो जर्मनी के एकीकरण से है। क्योंकि कौन था ये जो जर्मनी के एकीकरण से है, ये जर्मनी के एकीकरण से इसलिए क्योंकि जो बिस्मार्क था, अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करूं तो ये कौन था सर, तो प्रसा का क्या था ये, सर प्रसा का चांसलर था। देखिए ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रसा का चांसलर कौन था या बिस्मार्क कौन था, तो बिस्मार्क कौन था, प्रसा का चांसलर था, ठीक है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था। अब यहाँ पर देखिए आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ गया कि जो जर्मनी का एकीकरण है वो किस युद्ध से पश्चात हुआ था। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना होगा कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वो प्रसा, फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद हुआ था। यहाँ पे है प्रसाष्ट्र या फ्रांस प्रसा, ठीक है। और अच्छा, तो मैंने यहाँ पे जर्मनी फ्रांस लगा दिया, अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये वाला नहीं होगा। फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद हुआ था ना, तो फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद हुआ था, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका क्या है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद हुआ था, ये बिल्कुल सही है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो सर जर्मनी का एकीकरण फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद हुआ था। ऐसे ही अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट ये चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मैं आपके लिए लेकर आ पाऊंगा, ठीक है। कुल कितने चरणों में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो देखिए 6 चरण, 5 चरण, 4 चरण, तो सर 5 चरण जो है वो बिल्कुल सही है। जो इटली का एकीकरण वो 5 चरणों में पूरा हुआ था। इटली का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था, तो सर इटली का एकीकरण 5 चरणों में पूरा हुआ था। मेरे साथ यहाँ पे आप लोग याद भी करते चलेंगे, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों,
ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट ढूंढने के बाद भी मैं ये कहता हूँ कि बस इसी पर निर्भर न रहे। सोच लीजिए, मैं आपका कहीं से भी जो चीज़ें कहता हूँ आप उस पर ट्रस्ट करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए, तो कुल कितने चरणों में इटली का एकीकरण हुआ था? तो कुल 5 चरणों में इटली का एकीकरण हुआ था। कुल कितने चरणों में इटली का एकीकरण हुआ था? तो कुल 5 चरणों में इटली का एकीकरण हुआ था। गैरीबाल्डी संबंधित था। देखिए, अगर ये भी क्वेश्चन मैं आपसे बोलूं तो अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, 2016 के सेट ईवी का क्वेश्चन है। देखिए, इतने क्वेश्चन निकालने थे ना, वो भी एक ही चैप्टर से, तो मुझे 10 सालों के पेपर तक खलागने पड़े। आप लोगों को लगता है कि तुरंत बस आसानी से सर जाते हैं, से उठा के कुछ लेके चले आते हैं। इतना आसान नहीं होता बच्चों बनाना। आप लोग कहते हैं तो फिर रिसर्च करनी पड़ती है। देखिए, ये 2016 के सेट नंबर ईवी का ये क्वेश्चन है। पीछे इसकी मेहनत इतनी की गई है। स्टार्टिंग वाला जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था वो भी 2016 का ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो गैरीबाल्डी संबंधित था किससे? सर इटली के एकीकरण से, सर जर्मनी के एकीकरण से, सर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, या सर रूस की क्रांति से। सर इसका संबंध किससे था? तो ध्यान रखेंगे कि गैरीबाल्डी का जो संबंध था वो इटली के एकीकरण से था। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर से ध्यान दीजिए, गैरीबाल्डी का जो संबंध था वो किससे था? तो सर गैरीबाल्डी का संबंध इटली के एकीकरण से था। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है सर? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आइएगा। गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया? देखिए, अब यहाँ पे अगर आपको याद रहेगा कि इटली का एकीकरण, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया? तो ये देखिए 2015 का क्वेश्चन है इटली के लिए। देखिए, उसी क्वेश्चन को 2 बार पूछा था, 15 में भी 16 में भी, बस भाषा परिवर्तित कर दिया। और इसका भी अगर मैं आपको सेट बता दूँ तो 2015 के जीडी सेट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 के जीडी सेट का क्वेश्चन है। बस देखिए, प्रश्न को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया था कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था, और 2016 में पूछा था गैरीबाल्डी का संबंधित था इटली के एकीकरण से। तो भैया किसके लिए? तो इटली के लिए। प्रश्न वही है। मैं इसलिए एक प्रकार का 2 प्रश्न लेके आया हूँ ताकि अगर प्रश्न एग्जामिनर बदले तो आप घबराएं ना, आप उसको ध्यान से पढ़ें और उसके बाद से आपको जो प्रश्न याद है उससे उसको मैच करें। यदि वो मैच कर रहा है तो अपना आंसर बिल्कुल टिक करके एकदम निश्चिंत तरीके से आगे बढ़े। आगे देखिएगा, एडोल्फ हिटलर का संबंध किस देश से है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? कह रहा है कि एडोल्फ हिटलर का जो संबंध है वो किससे है? सर फ्रांस से है, सर जर्मनी से है, सर ऑस्ट्रिया से है, सर जापान से है? नहीं सर, जर्मनी से है। हम सभी को याद है कि जो हिटलर का संबंध है वो कहाँ से है? जर्मनी से है। हिटलर तो इतना फेमस भी है, एडोल्फ हिटलर के बारे में तो आप सभी सुने होंगे। ठीक है, तो हिटलर का संबंध किससे है? तो सर जर्मनी से। फिर से एक बार, सर हिटलर का संबंध किससे है? तो सर जर्मनी से है। अरे विश्व युद्ध जब आप लोग पढ़ेंगे ना, प्रथम और द्वितीय, तो उसमें तो आपको एकदम अच्छी तरीके से ये बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, मेरे अंदाज से द्वितीय इस बार आप लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा भी जानकारी मैं दे दूंगा तो बहुत है। प्रथम ही महत्वपूर्ण तरीके से इस बार पढ़ना है। चलिए, तो एडोल्फ हिटलर का संबंध किस देश से है? तो सर जर्मनी से है। चलिए आगे देखिएगा, ऑटो वन बिस्मार्क ने किस देश, अच्छा एडोल्फ हिटलर वाला भी अगर मैं आपको बताऊं, सबसे बताता चलूँ क्या आप लोगों को? देखिए, एडोल्फ हिटलर वाला भी बताऊं अगर आप लोगों को, कहाँ गया ये सर? क्वेश्चन कब आया था? कुछ लोग भाई पूछते हैं तो उनको ये भी बता देता हूँ ताकि वो खोज पाए। तो देख ली भैया, ये 2013 के सेट में आया हुआ है। 2013 के सेट नंबर FH, सेट नंबर FH में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलिए छोड़िए। ऑटो वन बिस्मार्क ने किस निधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता प्राप्त की? ऑटो वन बिस्मार्क ने, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस निधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता प्राप्त की? ऑटो वन बिस्मार्क ने किस निधि द्वारा, मतलब किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता प्राप्त की? ठीक है, तो सर इसका जो हमारा ऑप्शन लगे वो क्या लगेगा? देखिए आइए देखते हैं। उदारवादी की नीति, लोकतंत्र की नीति, पृथक्करण की नीति, रक्त एवं लौह की नीति। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है, रक्त एवं लौह की नीति। और ये आपका 2012 के GU सेट में, 2017 के FD सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी देता रह रहा हूँ। चलिए फिर देखिए, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात किसे वहाँ का सम्राट घोषित किया गया है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो उसके पश्चात वहाँ का सम्राट किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम, विलियम तृतीय, फ्लैक्स विलियम, फैब्रिक विलियम या विलियम हेंग? नहीं सर, जो विलियम प्रथम था उसे सम्राट घोषित किया गया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अच्छा, इसका भी जानेंगे। एक कह रहा है, नहीं भाई बता दे रहे, घबराइए मत। इसका भी अगर आप लोग सेट जानेंगे तो ये आपके 2000
14 के ईवी सेट में आया हुआ है। चलिए एक भी क्वेश्चन मैं आपको बेकार नहीं पढ़ाऊंगा, इतना अगर आप भरोसा करके पढ़ते हैं तो पढ़िए। ऑटोवान बिस्मार्क कौन था? तो सर ऑटोवान जो बिस्मार्क था वो कौन था? सर प्रसा का सम्राट, प्रसा का प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रिया का सम्राट, इनमें से कोई नहीं। नहीं सर, हम सभी को पता है कि वो प्रसा का प्रधानमंत्री था। तो ऑटोवान बिस्मार्क कौन था? या आपसे ये भी पूछ सकता है कि बिस्मार्क कौन था? तो प्रसा का प्रधानमंत्री या प्रसा का, उसी को हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बिस्मार्क कौन था। तो उसी क्वेश्चन को हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा, प्रसा का चांसलर कहिए या प्रधानमंत्री कहिए, दोनों बातें याद रखिएगा। चलिए, सेडोवा का युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया? सेडोवा का युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया, याद रखिएगा। क्या सर ऑस्ट्रिया या प्रसा के बीच लड़ा गया? नहीं 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 सर, ये नहीं ठीक लग रहा है। आगे पढ़िए। ऑस्ट्रिया इटली के बीच लड़ा गया? नहीं सर, ये भी नहीं ठीक लग रहा है। जर्मनी तथा फ्रांस, फ्रांस तथा प्रसा? नहीं सर, जर्मनी तथा फ्रांस के बीच सोडेवा का युद्ध लड़ा गया था। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि जर्मनी तथा फ्रांस के बीच सोडेवा का युद्ध लड़ा गया था। सर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ा जाए? जी सर बिल्कुल, आगे की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, डेनमार्क के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पूछ रहा है आपसे कि डेनमार्क का जो युद्ध हुआ था, जो डेनमार्क का युद्ध हुआ था, उसका जो प्रमुख कारण था वो क्या था? तो देखिए यहाँ पे बड़ा सा रहेगा, यहाँ पे टाइपिंग में दिक्कत हो रही थी और वो भी आधा। ठीक है, स्लेसबिंग, अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ आप लोगों को, कुछ इस प्रकार से ये रहेगा, स्लेसबिग। ठीक है, चलिए, स्लेसबिग तथा हालस्टीन का डचिया, डेनमार्क के युद्ध का प्रमुख कारण यही था। ठीक है, स्लेस्टीन तथा हालस्टीन की डचियाँ इसका प्रमुख कारण था। किसका? डेनमार्क के युद्ध का। डेनमार्क के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो हालस्टीन तथा स्लेसविंग तथा हालस्टीन की डचियाँ इसका प्रमुख कारण था। रोम पर इटली का अधिकार कब हुआ? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रोम पर जो इटली का अधिकार हुआ था वो कब हुआ था? रोम पर इटली का अधिकार हुआ था, अच्छा ये इसको हटा दीजिएगा, 100 को हटा दीजिए। 1860 में, 1861 में, 1865 में, 1870 में? जी सर बिल्कुल, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1870 में हुआ था। 1870 में हुआ था, वेरी गुड। आइए, काउंट कावुर कौन था? काउंट कावुर कौन था? यहाँ पे भी देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कुछ इस प्रकार आएगा, काउंट कावुर कौन था? तो काउंट कावुर कौन था? तो सर सम्राट था, साड़ियों पैरामाउंट का प्रधानमंत्री था, महान नेता था, सेनापति था, कौन था बताइए भाई? तो सर इसका जो ऑप्शन लगेगा वो सर्डिनिया पैरामाउंट का। ठीक है, इसका जो ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है क्या? नहीं, सर्डिनिया दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सर्डिनिया कर लीजिएगा, सर्डिनिया पैरामाउंट का प्रधानमंत्री था। ठीक है, क्या था सर? सर्डिनिया पैरामाउंट का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन मिस्टेक है यहाँ पे, पैरामाउंट ऑप्शन मतलब सही है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, पैरामाउंट का क्या था? प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट, और आपका, चलिए ठीक है, कौन था? सर्डिनिया पैरामाउंट का प्रधानमंत्री था। चलिए, तो ये रहे बच्चों आज के आपके ये एसएसटी के इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि और भी चैप्टर के करवाए जाए, चाहे फिजिक्स के भी करवाए जाए, मैथ के भी कराए जाए, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितने कमेंट करेंगे उतने उतने मैं वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि मेहनत लगती है भाई 10 साल का पेपर छानने में। और प्लीज़ आप लोग अपने फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे स्टेटस लगा के प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँच पाए। और जितने ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा वीडियो पे बच्चे कमेंट करेंगे, जितने बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा, मैं उतना ही और मेहनत करूंगा इसके पीछे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो चलिए बच्चों, आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।